मैं आज बीएससी पार्ट थर्ड में यूनिट थर्ड ए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है उसका आगे का पार्ट ले रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था वो मैंने बताया था किस प्रकार हम एसिटोएस्टिक एस्टर का एल्काइलेशन करते हैं। एल्काइलेशन के आधार पर हम क्या करते हैं उससे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, तो और साथ ही हम डाइकीटोन का भी निर्माण करते हैं। आज हम लेंगे इसमें चक्रीय यौगिक का निर्माण, यानी एसिटोएस्टिक एस्टर से चक्रीय यौगिक, या हम यूं भी कह सकते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण भी हम, या एलिसाइक्लिक यौगिक का निर्माण भी कर सकते हैं। यानी चक्रीय यौगिक या एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी हम कह सकते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि जो सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है, संतृप्त जो चक्रीय यौगिक है, उनका निर्माण कर सकते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। तो हमने सबसे पहले वही प्रोसेस हमें वही लेना है, CH3CO CH2 COO(C2H5। हमने इसका क्या करवाया, हमने इसकी करवाई C2H5ONa से, यानी प्लस माइनस। तो हमने इसका क्या, एक तरह से हमने इस पर क्या करवा दिया, वो इसका सोडियम डेरिवेटिव बना दिया, यानी मोनोसोडियम डेरिवेटिव CH3CO CH नेगेटिव, Na प्लस पॉजिटिव और COO C2H5। वापिस से हमने इसकी करवा दी C2H5ONa के साथ, यानी हमने अब की बार दूसरे बार भी इसकी रिएक्शन करवा दी। तो अब की बार क्या हो गया, इसमें CH3CO CH नेगेटिव, Na प्लस पॉजिटिव, और यहाँ वापस COO2 C2H5 ये हो गया, और यहाँ पर भी हमने नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि दो बार करवा दी ना हमने, तो दोनों बार हमने सोडियम को इस तरह से लिख दिया। एक बार मैं वापस से इसको, या मैं इसी को यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी मैं रिएक्शन करवाता हूँ CH2N, और साथ में ये क्या हो गया आपके CH2, यानी डाई हेलो डेरिवेटिव हमने लिया CH2X, CH2N, ये CH2X। N क्या होगा वो भी हम बता ही देंगे। तो इनको मैं एक बार मैं दोनों को यहाँ नीचे की तरफ लिख देता हूँ, ये Na प्लस को, ये नेगेटिव तो रहेगा इसके ऊपर, ये नेगेटिव, यहाँ Na प्लस को हमने दोनों को एक बार नीचे की तरफ लिख दिया। ये हमने NaX यहाँ से निकाल लिया, यानी 2NaX निकल गया। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन गया, हमारा कंपाउंड बन गया ये वाला। ये किस प्रकार का कंपाउंड बना, CH3COC, और यहाँ बन गया हमारे पास क्या CH2 CH2, और ये बन गया CH2N, ये रहा CH2N, और साथ में COOC2H5, ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब इसी का हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और कीटोनिक हाइड्रोलिसिस भी करवाएंगे। पहले एसिडिक हाइड्रोलिसिस मेनली करवाएंगे, क्योंकि हमें जो बनाने का है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन आदि। अब साइक्लोप्रोपेन हमें बनाना है। मान लो हमें क्या करना है, इसमें N बराबर, पहले एक बार हम यहाँ वापस से इसको यूँ लिखते हैं कि अगर हमने मान लो पहले हम जल अपघटन करवा रहे हैं, यानी क्या करा हमने, अम्लीय जल अपघटन, हमने क्या लिया इसमें, अम्लीय जल अपघटन। तो अम्लीय जल अपघटन में हमें पता ही कैसे होगा, ये OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। दो वाटर मॉलिक्यूल से हम करवाते हैं, ये OH इधर और H इधर, ये इस तरह से बन गया यहाँ पर। तो जब हमने इसको करवाया तो हमारे पास क्या बना, CH3COOH प्लस C2H5OH, ये तो है ही कॉमन, ये तो पिछले में भी था। और साथ में कौन सा कंपाउंड बन गया, ये वाला, यानी कौन सा बन गया हमारे पास CH, ये रहा CH, और ये मैं इसको यूं लिख देता हूँ CH2N, ये CH2, ये CH2, ये CH, और ये COOH, ये इस तरह से यहाँ पर बन गया। अब इसका हमें पता है कि अगर हमने इसकी सोडा लाइम से रिएक्शन करवा दी, किससे, NaOH और CO, सोडा लाइम से हमने इसकी रिएक्शन करवा दी, ये CO2 अलग हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, CH2N, CH2, और यहाँ पर भी क्या आ गया CH2, CO2 अलग हो गया, ये CO2 अलग हो गया, ये रहा CO2। तो अब हमारा क्या बना, ये इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड बना। अब अगर N क्या होता है, N बराबर 0, 1, 2, 3 अगर हम लेते हैं तो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। अब हम उसको ले रहे हैं, तो ये हमने अम्लीय जल अपघटन, और ये सारा प्रोसेस है, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इसको भी मैं मिटा रहा हूँ। मेनली हमको यही देखना है कंपाउंड।
तो n बराबर अगर मान लो मैंने 0 रखा, तो हमने कंपाउंड कौन सा लिया था, जो पहले रिएक्टेंट लिया था वो ये था ना, एसीटोएस्टिक एस्टर के साथ जो हमने रिएक्टेंट लिया था वो ये था। तो अगर मान लो मैं n बराबर 0 रखता हूं तो हमारा क्या हुआ, n बराबर 0 रखने पर हमें क्या मिला, CH2X, यानी हमने कौन सा ले लिया, विसिनल डाइहैलाइड, समीपवर्ती डाइहैलाइड। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना n बराबर अगर मैं मान लो यहाँ 0 रखता हूँ, 0 रखने पर ये तो खत्म, तो हमारा प्रोडक्ट जो बना यानी उत्पाद वो क्या बना हमारे पास, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अब मान लो मैं n बराबर 1 रखता हूँ, तो n बराबर 1 यहाँ रखता हूँ, तो हमारे पास क्या बना, ये CH2 और ये X, यानी 1,3 डाइहेलोप्रोपेन हमने ले लिया। तो हमारे पास ये n बराबर 1 रखने पर क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही n बराबर 2 रखने पर ये यहाँ पर और बढ़ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन। n बराबर 3 रखने पर 3, 4, 5, 6 यानी साइक्लोहेक्सेन का निर्माण होगा। इस प्रकार हम साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन बना सकते हैं। अब अगर मान लो मैं ये, वैसे तो हमें मेनली एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, लेकिन अगर मान लो हमसे कह दिया जाए कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करवाए तो वो किस प्रकार से होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में हमें पता है क्या करना होता है, हमें ये 2 वाटर मॉलिक्यूल तो हम नहीं लेते, बल्कि हम क्या लेते हैं, एक ही वाटर मॉलिक्यूल काम में लेते हैं। कैसे लेते हैं, ये वाला HO और ये H। तो हमारे पास क्या बना, ये इस तरह से, भाई CO2 निकल गया, ये रहा CO2 निकल गया, साथ में क्या निकल गया, C2H5OH ये भी निकल गया, प्लस हमारे पास क्या बना, ये कंपाउंड बन गया, ये CH2N लिख दिया मैंने, ये CH2 और ये CH, मैं लिख ही देता हूँ इसको पूरा ही कंपाउंड को, CH2N, CH2 और ये CHCO, अब n बराबर अगर मैं मान लो वही 0 रखता हूँ तो हमें क्या मिल गया, ये साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। अगर n बराबर 1 रखता हूँ तो साइक्लोब्यूटेन डेरिवेटिव, और ऐसे ही साइक्लोपेंटेन डेरिवेटिव, साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव बनेगा। तो अम्लीय जल अपघटन से हमें जो मिलेंगे वो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन मिलेगा, और जो कीटोनिक जल अपघटन है उससे हमें इस तरह से जो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन के इनके व्युत्पन्न मिलेंगे। अब हम लेते हैं कि अगर मान लो यही चीज़, तो ये एक तरह से एसिटोएस्टिक एस्टर की जो एक कंबाइंड रिएक्शन है, काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट एक साथ बनते हैं वो हम ले चुके हैं। इसके कुछ और रिएक्शन है वो मैं आपको मेलोनिक एस्टर के साथ ही लूँगा। तो अब हम मेलोनिक एस्टर में भी इसी तरह का प्रोसेस देखेंगे और वो देखते हैं किस तरीके से उसमें प्रोडक्ट बनता है। तो मेलोनिक एस्टर का पहले हम एक रिएक्शन लेते हैं, उसका एल्काइलेशन लेते हैं और उससे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो हमने क्या लिया आपकी बार, मेलोनिक एस्टर। कौन सा लिया हमने, मेलोनिक एस्टर। और मेलोनिक एस्टर हमें पता है इस तरह से CH2COO C2H5 और ये हमने लिया OC2H5, ये है मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर में हमने क्या करा, सबसे पहले वही C2H5O Na+, यानी एल्काइलेशन करवा रहे हैं हम, मेलोनिक एस्टर का एल्कलीकरण करवा रहे हैं और फिर उससे हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम यू रिएक्शन में लिखना चाहे तो हम ले रहे हैं, पहला है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हमने एसिटोएस्टिक एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया था, तो यहाँ पर भी हम ले रहे कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। तो हमने अब क्या करा, CH ये नेगेटिव Na+, इसको हमने बाहर की तरफ लिख दिया, और ये हमने कर दिया, ये नेगेटिव ये रहा, और COOC2H5 अब जब ऐसा आपके पास आता है, यानी ये मोनोसोडियम डेरिवेटिव बना मेलोनिक एस्टर का, तो हमें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर बनानी चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे, इस तरह से मैं एक बना देता हूँ, दूसरी हम आप स्वयं बनाएंगे। उसको कैसे करेंगे, अब इसी तरह से ये इधर की तरफ भी जाएगा, ये एक बन गई, इसी तरह से ये इधर की तरफ भी जाएगा। तो ये एटसेट्रा, मतलब नेक्स्ट वाली जो है आप स्वयं करके उसको देखेंगे। तो इसी वजह से ये सोडियम डेरिवेटिव बनता है, ये स्टेबल होता है।
अब ये वाला जो है, अगर मान लो हमने इसकी करवा दी वही एल्काइलेशन, यानी सबसे पहले तो हमें एल्काइलेशन ही करवाना है, तो हमने RX से करवा दी, तो NaX निकल जाएगा। NaX निकल गया तो हमें क्या मिल गया, RCH CO C2H5 अब अगर मान लो मैं एक बार और करवाता हूँ रिएक्शन, यानी किसके साथ करवाऊँ, C2H5O Na के साथ और R-X के साथ करवा देता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R-COO C2H5 COO C2H5, तो ये हमारे पास बन गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, एक बार हम मोनो एल्काइल प्रोडक्ट ही लेते हैं, उसी की बात करते हैं, या चलो हम दोनों को ही इससे बता देते हैं। अगर मान लो मैंने इसका अम्लीय जल अपघटन करवाया, यहाँ तो अम्लीय जल अपघटन ही होगा, कीटोनिक होगा नहीं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके OH इस तरह से हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, RCH ये इस प्रकार से इसको गर्म करा, एक CO2 निकल गया, तो RCH2COOH सोडा लाइम से करवाई, यानी NaOH CaO से करवाई, तो हमारे पास बन गया RCH3 का निर्माण हो गया। और सेम अगर मैं मान लो ये चीज़ इसके साथ भी करता, इसका अम्लीय जल अपघटन करवाता, तो बस इतना ही फर्क पड़ता है, जो लास्ट में बनते हैं हमारे पास वो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, और इस तरीके से हमारे पास CH2 ये एल्केन बनता। क्लियर, ये रहा R' यहाँ कर देता हूँ, ये इस प्रकार। अब इनमें क्या है, हम चेंज करके एल्किल ग्रुप चेंज कर करके हम इसमें बता सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि किस प्रकार से हम उसको लेंगे। जैसे हमने लिया, मान लो RX हम ले रहे हैं, RX और दूसरी तरफ R-X ले रहे हैं। हमने कौन सा लिया, RX और R-X। अब मान लो इनमें जो R है उसको भी हमने H मान लिया, R' को भी हमने H मान लिया। तो अगर हम दोनों को H मानते, मैं इसी को लेकर कर सकता हूँ, इसको दोनों को H मानते हैं, तो ये यहाँ वाली स्थिति में इसको मैं A लिख देता हूँ और इसको B लिख देता हूँ। तो A वाली स्थिति में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ये मिला हमें CH3A, ये पहले मैं A लिख देता हूँ और B, यानी मैंने एक तरह से HX ले लिया दोनों तरफ, तो हमें क्या मिला, CH3COOH एसिटिक एसिड, और यहाँ HH ले लिया, तो हमें क्या मिल गया, CH4। इसी तरीके से अगर मैं R बराबर CH3 ले लेता हूँ और R' बराबर मैं H ले लेता हूँ, तो हमें क्या मिल गया, CH3, और ये R' ले लिया मैंने, क्योंकि यहाँ हमने लिया CH3X ले लिया, और यहाँ ले लिया हमने एक तरह से HX ले लिया। चाहे हम ले चाहे नहीं, तो डायरेक्ट भी हम इससे बता सकते हैं कि भाई CH3 ये वाला हम ले सकते हैं, CH3 CH इस तरह से। तो ये मतलब कि ये हमें लेने की फिर आवश्यकता नहीं है, मतलब हमें R' फिर लेने की आवश्यकता नहीं होती, तो हम चाहे तो डायरेक्ट भी उसको लिख सकते हैं। तो अगर हमने लिया मान लो CH3, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये CH2COOH, ये एसिटिक एसिड हो गया, ये प्रोपेनोइक एसिड हो गया। इसमें आपके क्या हो गया, CH3H, तो ये आपके हो गया CH3CH2CH3। ऐसे ही अगर मान लो R बराबर मान लो मैंने ले लिया CH3, R' बराबर भी मैंने ले लिया CH3, तो हमें क्या मिल गया, CH3CH3 CHCOOH। ऐसे ये मिल गया CH3CH3 CH2, यानी प्रोपेन का निर्माण हो गया। एक और मैं ले लेता हूँ, R बराबर मान लो मैंने ले लिया C2H5, R' बराबर मैंने ले लिया CH3, तो हमें पता है ये क्या बन गया, इसके अंदर एक्टिव वैलेरिक एसिड का निर्माण हो गया। C2H5 ये CH3, तो ये एक्टिव वैलेरिक एसिड का निर्माण हो गया। और एल्केन में अगर हम देखें तो CH3 CH2 C2H5, यानी मैथ है प्रोब्यूटेन, ब्यूटेन बन गया। तो इस तरीके से हम एसिड भी बना सकते हैं और इस तरह से हम हाइड्रोकार्बन का भी निर्माण कर सकते हैं। बेलोनिक एस्टर की बिल्कुल उसी प्रकार से रिएक्शन होती है जैसे एसिटिक एस्टर की होती है। आपको कंफ्यूजन होता है इस वाले में, तो इस वाले में कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं रहती। हम यहाँ पर फिर जब हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं, जब हम अगर हमसे ओवरऑल पूछी जाती है, तब हम R' वाला प्रोसेस उसमें नहीं लेते। तो R' वाला प्रोसेस नहीं लेंगे तो हमें HX भी नहीं लेना पड़ेगा। तो पहले वाले में हम R बराबर CH3 कह देंगे, तो CH3 होते CH3 CH2COH बन गया। इस तरीके से हम उसमें कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही लेंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।